हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नोत्तर को आज हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के सभी पूरे चैप्टर से जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण कोश पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इस पर टिप्पणी लिखते हैं। देखिए, भ्रूण कोश ये हमारा हेडिंग है। यह गुरु बीजाणुधानी में धंसा लगभग अंडाकार युग्मकोद्भिद संरचना होती है। जो भ्रूण कोश होता है गुर बीजाणु में धंसा होता है, अंडाकार होता है। कैसे संरचना होती है? युग्मकोद्भिद संरचना होती है। भ्रूण कोश अत्यधिक पतले पेक्टोसेलुलोज अस्तर द्वारा घिरे होते हैं। जो भ्रूण कोश होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? पेक्टोसेलुलोज का पतला अस्तर होता है जिससे वह घिरा होता है। अंदर की ओर यह 7 कोशिका युक्त होता है। जो भ्रूण कोश होता है अंदर की ओर क्या होता है? 7 कोशिका इसमें होती है। एक बड़ी द्विकेंद्रीय या द्विगुणित केंद्रीय ध्रुवीय कोशिका, 3 अगुणित बीजांडद्वारी कोशिकाएं व 3 निभागीय कोशिकाएं होती हैं। बीजांडद्वारी कोशिकाएं एक बड़ी अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाएं। बीजांडद्वारी कोशिकाएं एक बड़ी अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाओं के साथ अंड उपकरण बनाती हैं। निभागी कोशिकाएं पर्तमुखी कोशिकाएं भी कहलाती हैं। भ्रूण कोश की सभी कोशिकाएं जीव द्रव तंतु द्वारा क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। तो ये हमारा है यहाँ पे देखिए भ्रूण कोश। ये है भ्रूण कोश। यहाँ पे देखिए 7 कोशिकाएं होती हैं ये जो हैं। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बी पुंसन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, हमारा हेडिंग है बी पुंसन। तो देखिए, सबसे पहले द्विलिंगी पुष्पीय पादप में पराग के स्फुटन से पहले ही पुष्प कलिका से परागकोश को एक चिमटी की सहायता से निकाला जाता है। जो विपुंसन होता है क्या होता है इसमें? सबसे पहले द्विलिंगी जो पौधे होते हैं उनके पुष्प को उनकी स्फुटन से पहले ही किसी चिमटी द्वारा परागकोश को निकाल लेते हैं। परागकोश निकालने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। ये कृत्रिम विधि द्वारा होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। आगे देखिए, अलग किए हुए पुष्प को उचित आकार की थैली में रखकर बंद कर देते हैं। यह थैली बटर पेपर यानी पतले कागज की बनी होती है। इस विधि में वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जाता है। इसे बैगिंग या फिर थैली लगाना कहते हैं। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने पर इच्छित पुष्प के पराग को वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं। जो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार पुष्प के वर्तिकाग्र को करते हैं परागकोश पर डाल देते हैं। आगे देखिए, फिर इस थैली को बंद कर दिया जाता है। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीकी है। इसका उपयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने के लिए किया जाता है। अच्छी नस्ल जो जैसे कि देखिए जो पौधा होता है जैसे कि धान का पौधा होता है तो उसकी जब सबसे अच्छी नस्ल बनाएंगे तो उसमें ना कीटे लगेंगे, ना वो रूखा होगा, ना वो पतला होगा, ना उसके बीज छोटे बड़े होंगे। तो इस फसल ऐसी पौधे के उत्पादन के लिए, अच्छी नस्ल के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग करते हैं बेकिंग का। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, निषेचन क्रिया देखिए, मनुष्य के जीवन चक्र में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास होता है। यह भ्रूणीय विकास माता के गर्भाशय में होता है। जो मनुष्य का जीवन चक्र होता है इसमें क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। यह माता के गर्भाशय में होता है। भ्रूण वही जो बच्चा होता है, पेट में होता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, बाहर निकलता है तो उसे बच्चा शिशु कहते हैं। तो इसका विकास होता है कहाँ? माता के गर्भाशय में। मनुष्य के भ्रूणीय विकास का प्रारंभ निषेचन से होता है। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होने लगता है। मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में मैथुन यानी संभोग के समय पुरुष का शुक्राणु
जो पुरुष के द्वारा छोड़े गए वीर्य होते हैं, वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं से एक अगुणित अंडाणु से समेकित होता है। जब सेक्स यानी संभोग, जब संभोग होता है तो संभोग के समय जो पुरुष जो वीर्य छोड़ता है उसमें शुक्राणु होते हैं। वह शुक्राणु जो माता होती है, जो स्त्री होती है, मादा के अंडाणु से जाके मिलते हैं। ये कह रहा समेकित हो जाता है और एक द्विगुणित रचना युग्मक बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। समेकन की इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। आगे देखिए, निषेचन क्रिया में मादा युग्मक या अंडाणु संपूर्ण रूप से, किंतु नर युग्मक अर्थात कि शुक्राणु का केवल केंद्रक ही भाग होता है। देखिए, जो निषेचन होता है इसमें मादा युग्मक का जो अंडाणु होता है, अंडाणु का पूरा भाग होता है, लेकिन जो नर युग्मक होता है शुक्राणु, उसका केवल केंद्रक ही होता है, बाकी कटकर निकल जाता है। मैथुन से निषेचन तक की वास्तविक क्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। देखिए, नंबर 1 क्या है? शुक्राणु व अंडाणु का, शुक्राणु का क्या होता है? अंडाणु की ओर पहुंचना, अंडाणु के पास पहुंचना। दूसरा है समूहन प्रक्रिया। उसका तीसरा क्या है? संधारण। चौथा है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन। और पांचवा है अंडाणु का सक्रियण। और छठवां देखिए क्या है? शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक का संलयन। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हमारा हेडिंग है प्लेसेंटा। तो देखिए, अपरा एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण के विकास से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होती है। जो अपरा होता है क्या है? एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों मतलब जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी यानी जो जो अपने शिशु को दूध पिलाते हैं, तो स्तनधारियों के गर्भ में भ्रूण का विकास से संरचनात्मक क्रिया से जोड़ने में क्या होती है? सहायक होती है। भ्रूण के रोपण के समय कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण गर्भाशय भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं। किसके कारण? जब भ्रूण का रोपण होता है तो कार्पस ल्यूटियम जो इसका हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, जिससे क्या होता है? गर्भाशय की भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं। भित्ति मोटी होती है, चौड़ी हो जाती है। आगे देखिए, गर्भाशय भित्ति से चिपके भ्रूण की विशिष्ट तथा गर्भाशय भित्ति से अपरा का निर्माण होता है। यह क्रिया गर्भाधान कहलाती है। अपरा बढ़ते भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है। देखिए क्या कार्य करता है अपरा भ्रूण के विकास में? नंबर 1 है भ्रूण का पोषण। तो देखिए, भ्रूण अपरा द्वारा विशेष नलिकाओं से माता के गर्भ में जुड़ा होता है। जो भ्रूण होता है, जब बच्चा पेट में रहता है, युग्मनज बनता है, तो वो भ्रूण जब भ्रूण के रूप में होता है तो क्या होता है? अपरा से विशेष नलिकाओं द्वारा जुड़ा होता है, माता के अपरा से। तो देखिए, इन्हीं नलिकाओं से भ्रूण का पोषण होता है। भ्रूण का गर्भ की रुधिर वाहिनियों से जुड़ा होता है। यह पचे हुए भोज्य पदार्थों को पोषक तत्व ग्रहण कराता है। तो अपरा यह कार्य करता है भ्रूण में। अब देखिए उसके बाद श्वसन। श्वसन कैसे होता है? देखिए, श्वसन में, भ्रूण के श्वसन में अपरा किस प्रकार से सहायक है? तो देखिए, श्वसन हेडिंग हमारा, अपरा की सहायता से माता की रुधिर वाहिनियों में O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान लेना देना भ्रूण की रुधिर वाहिनियों में होता है। ये भी अपरा की सहायता से होता है। उसके बाद है C उत्सर्जन। तो देखिए, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ अपरा की सहायता से भ्रूण के रुधिर से माता के रुधिर में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा माता के रुधिर वाहिनियों से उत्सर्जित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, हार्मोन्स का स्रावण। तो देखिए, अपरा विभिन्न प्रकार के प्रजनन हेतु उपयुक्त हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स, जरायु, गोनेड्रोपिन एवं प्रसव के लिए रिलैक्सिन एवं प्रसव यानी जब बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी, तो रिलैक्सिन एवं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावण करता है, जिससे गर्भाशय सुचारू रूप से बना रहता है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या कह रहा है कि बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। बंध दंपति यानी जो जिसे बांझ कहते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते, उनको बच्चा पाने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाना चाहिए उसका वर्णन करना है। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, ऐसे स्त्री या पुरुष
जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं, यानी जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, बंध दंपतियां कहलाती हैं। ऐसे स्त्री या पुरुष जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, वो बंध दंपतियां कहलाती हैं। दंपति का अर्थ होता है जोड़ा, स्त्री और पुरुष का जोड़ा। तो देखिए, तथा इस घटना को बंध्यता भी कहा जाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। यौन यह कमी स्त्री व पुरुष दोनों में भी हो सकती है। इसके लिए केवल स्त्री को दोष देना उचित नहीं है। अतः देखिए, किसी भी स्त्री पुरुष में अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें स्त्री में भी कमी हो सकती है या पुरुष में भी कमी हो सकती है। केवल स्त्री में कमी होने से ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए क्या है, केवल स्त्री को दोष देना ही उचित नहीं है। अतः हमारे समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि लोग केवल स्त्री को ही दोषी ना समझें। आजकल कृत्रिम सहायक जनन प्रौद्योगिकी के कई साधन विकसित हो चुके हैं, जैसे कि स्वपात्र निषेचन। उसके बाद क्या है, कृत्रिम विधियों द्वारा संतान की परख नली शिशु कहा जाता है। देखिए, जो स्वपात्र निषेचन होता है, इसमें क्या होता है, मनुष्य का शुक्राणु और मादा का अंडाणु का निषेचन निषेचन कृत्रिम विधि द्वारा कराकर मादा के गर्भाशय में इसको रख देते हैं युग्मनज को। उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद 9 महीने बाद शिशु का जन्म होता है। तो देखिए क्या है, एक जानते हैं एक विधि क्या है, अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी में विकृति आ जाती है, यानी अंडवाहिनी में कोई खराबी आ जाती है, कोई रोग हो जाता है, उनके अंडाणु को बाहर प्रयोगशाला में पुरुष के शुक्राणु के साथ उचित गर्भाशयी वातावरण में निषेचन कराया जाता है। यौन भ्रूणीय विकास को 8 ब्लास्टोमियर अवस्था में भ्रूण को माता की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण यानी कि जिफ्ट कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी थी जिनकी अंडवाहिनी में कोई रोग होता है, उनके अंडाणु को बाहर निकालकर प्रयोगशाला में महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को गर्भाशय का जो वातावरण होता है उस वातावरण में रखकर प्रयोगशाला में उसे निषेचन कराते हैं। निषेचन के बाद उस भ्रूण को, जो भ्रूण होता है उसे महिला के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करके रख देते हैं, जिससे वहां पे भ्रूण का विकास होता है। इस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है। अब आगे देखिए क्या है, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। तो देखिए ये क्या है, देखिए इस प्रक्रिया में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक अवस्थाएं वाले भ्रूण को सीधे स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। जीव निषेचन ऐसी, अब देखिए यहाँ पे जीव निषेचन, देखिए ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती या नहीं कर पाती, अर्थात जिनके गर्भ में बच्चा भ्रूण टिक नहीं पाता, उनमें निषेचन के बाद जाइगोट से बनने वाले भ्रूण को विकास में, जो जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है उसके विकास को गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को जीव निषेचन कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है युग्मक यानी अंतः निषेचन, अंतः निक्षेपण। तो देखिए क्या है, ऐसी स्त्रियां जिनके अंडाणु में विकृति यानी खराबी होती है या वह ठीक प्रकार से नहीं बन पाते, ऐसी स्थितियों में दाता स्त्री यानी कोई दूसरी स्थिति से अंडाणु लेकर माता के फैलोपियन नलिका में स्थापित कर दिया जाता है, यौन निषेचन कराया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि में शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु के केंद्र में निक्षेपित कर दिया जाता है। निषेचन होने पर भ्रूण को 1 से 5 दिन तक प्रयोगशाला में रखते हैं, फिर इसे माता के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। जिस प्रकार से समय पूरा होने के बाद बच्चे का जन्म होता है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोशिका अरक्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र कोशिका अरक्ता, यह भी अलिंग सूत्री संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। दोनों ही जनक इस रोग के वाहक होते हैं। इसका नियंत्रण एलील के एकल जोड़े HbA तथा HbS द्वारा होता है। यह रोग हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखला का अमीनो अम्ल यानी कि ग्लूटेमिक अम्ल के बैलिन द्वारा प्रतिस्थापित होने से प्रकट होता है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक पदार्थ है जो रक्त में O2 तथा CO2 की परिवहन में
सहायक होता है। हीमोग्लोबिन के विकृति होने के कारण O2 की संवहन क्षमता रुधिर में कम हो जाती है, यानी जो ऑक्सीजन की क्षमता होती है कम हो जाती है, जिससे रक्ताप्लता की स्थिति, जिससे रक्त गिरने लगता है। O2 यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे आरबीसीएस का आकार हाशिए के आकार का हो जाता है। जब आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स जो इस प्रकार से होता है, उसकी जो आकार होता है हाशिए के आकार इस प्रकार से हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, इस अवस्था को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आरबीसीएस का एचबी ऑक्सीजन परिवहन करने में असमर्थ हो जाता है। यह रोग समयुग्मजी व्यक्तियों में दिखता है। विषम युग्मी व्यक्तियों में इस रोग से मुक्त होते हैं। जो विषम युग्मजी व्यक्ति होते हैं वो इस रोग से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। आगे देखिए किस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखिए ये है मादा वाहक, ये है नर वाहक। तो देखिए इसमें क्या है, HbA और HbS इधर है और इसमें भी HbA और HbS है। तो इसकी जब क्रिया होगी यहाँ पे देखिए, पहले HbA की क्रिया किससे होगी, पुरुष के HbA से, तो यहाँ पे बनेगा HbA इंटू HbA, तो ये रोग मुक्त होंगे। उसके बाद देखिए HbA का जो क्रिया होगा HbS से, तो यहाँ पे देखिए एक HbA बनेगा और एक HbS बनेगा, तो ये रोग का वाहक हो सकता है। उसके बाद देखिए HbS का एक बार होगा HbA से, तो ये रोग का वाहक होगा। और इसके बाद जब होगा HbS से, तो HbS और HbS ये रक्तालाप की स्थिति में आ जाते हैं। अब आगे देखिए अगला, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। तो देखिए हमारा हेडिंग है अनुलेखन। तो देखिए डीएनए विशेष प्रकार के प्रोटीन के निर्माण का नियंत्रण करता है, परंतु डीएनए सीधे ही प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। जो डीएनए होता है अनेक प्रकार की प्रोटीन का निर्माण पर नियंत्रण करता है, लेकिन ये सीधे प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता। अतः डीएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना को एमआरएनए के रूप में अंकित कर देता है तथा एमआरएनए कोशिका द्रव्य में जाकर प्रोटीन निर्माण करता है। आगे देखिए एमआरएनए के अणुओं को संश्लेषण डीएनए अणुओं के विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में होता है। डीएनए अणुओं के एटीजीसी अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण के संदेश का एयूजीसी अनुक्रम में रूपांतरण अनुलेखन कहलाता है। यह क्रिया विशेष प्रकार के एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिन्हें डीएनए निर्देशित आरएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका चित्र हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह है नॉन टेम्पलेट और यह टेम्पलेट। इसका अनुलेखन क्या है, आरएनए। ये आरएनए का अनुलेखन की दिशा है। इस प्रकार से हो जाएगा डीएनए की एटीजीसी अनुक्रम का आरएनए की यूएजीसी का अनुक्रम लेखन। अब आगे देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे देखिए अनुलेखन की प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में कोशिका चक्र की अंतरावस्था की G1 तथा G2 उप अवस्थाओं में होती है। अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का पूरा होना जरूरी है। देखिए नंबर ए क्या है, देखिए ए क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम व इससे जुड़ा विशिष्ट सिग्मा कारक होना चाहिए। दूसरा है डीएनए सांचा जिसका अनुलेखन होना चाहिए। सी है 4 प्रकार एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी के राइबोन्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। और डी है धातु आयन जैसे कि एमजीएच होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जीन की रासायनिक संरचना में अकस्मात परिवर्तन के फलस्वरूप जीन की बदली हुई संरचना जिसके लक्षण अगली पीढ़ी की संतान में परिलक्षित होते हैं उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। देखिए क्या होता है, जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत होता है जीन की रासायनिक संरचना जो अपने आप परिवर्तित हो जाती है। अपने आप परिवर्तन होने के बाद इसकी जो संरचना होती है, लक्षण होते हैं अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके पिता या दादाजी के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं, तो ये होता है उत्परिवर्तन। अब आगे देखिए, जैव विकास को समझने के लिए
हॉलैंड के प्रकृति विज्ञानी ह्यूगो डी ब्रिज ने 1848 से 1835 ने क्या किया, आइनोथेरा लेमार्कियाना नाम के पौधे की दो अलग अलग प्रजातियां देखी जो लंबाई, रंग और आकृति में भिन्न थीं। इन पर अध्ययन करते हुए उन्होंने पाया कि अगली कई पीढ़ी में अलग अलग विभिन्नताएं वंशागत हो रही हैं। इन नए लक्षणों को उन्होंने उत्परिवर्तन का नाम दिया, जो हर पीढ़ी में नए लक्षण उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए अगला क्या है आगे, उत्परिवर्तन का जीव विकास में महत्व। तो देखिए क्या है, नंबर 1, उत्परिवर्तन के कारण जीवों को उत्पन्न नए लक्षण अचानक एवं कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। जो उत्परिवर्तन होता है उसके कारण जो जीव होते हैं उनमें जो नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं अचानक से कम व अधिक हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, एक जात से मिलती जुलती जातियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी जैसे कि कुत्ते की एक और प्रजाति उत्पन्न हो जाए तो ये मिलती जुलती जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है उत्परिवर्तन का ज्ञान होने पर कृत्रिम उत्परिवर्तन के द्वारा नई प्रजातियों का विकास किया गया है। उसके बाद देखिए जैसे कि क्या है, कोल्चिसिन यानी रसायन से जीनिया, गामा किरणों की सहायता से सोनेरा 64, सरबती 64 यानी गेहूं की प्रजातियां हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्या है कि प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उत्तर, हमारा हेडिंग है प्रतिरक्षी। एंटीबॉडीज या फिर प्रतिरक्षी को ही इम्यूनो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। ये वाई आकार की बहुलक प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये कोशिका झिल्ली की सतह पर स्थित होते हैं तथा रुधिर प्लाज्मा में घुले रहते हैं। आगे देखिए, ये प्रायः रोग जनकों को नष्ट करती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। जो प्रतिरक्षी अणु होते हैं क्या करते हैं, रोग जनकों को वे नष्ट करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है जिनमें से 2 लघु श्रृंखलाएं और 2 बड़ी यानी दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं, जिन्हें H2L2 यानी हाई चेन एंड लो चेन कहते हैं। इसे इससे प्रदर्शित करते हैं, हाई चेन और लो चेन। अब देखिए आगे क्या है, एंटीबॉडीज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या है, आईजी, देखिए क्या आईजीजी, तो देखिए क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो देखिए क्या है, यह इम्यूनोग्लोबुलिन का 80% भाग होता है। यह रुधिर प्लाज्मा लिम्फा में पाया जाता है। यह विकासशील भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करता है और उसकी सुरक्षा करता है। जो भ्रूण होता है जब शिशु मादा के पेट में होता है तो उसका क्या करता है, रक्षा करता है ये। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन। तो देखिए क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन यम, यह प्रोटीन की सबसे लंबी श्रृंखला होती है। यह सीरम का 5 से 10% भाग होता है। यह निम्न सांद्रित अंतःकोशिकीय ऊतक द्रव्यों में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा है आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो देखिए यह संपूर्ण सीरम का 15 से 20 भाग होता है। मादा स्तनधारियों के दुग्ध कोलेस्ट्रम में इसकी मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि शिशु को माता का प्रथम दूध देना लाभकारी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण सीरम होता है। सीरम का 15 से 20% भाग होता है और माता के संदर्भ में क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। इसीलिए ये कोलेस्ट्रम जो होता है शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब देखिए अगला क्या है, आईजीडी इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो देखिए क्या है, यह सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। यह संपूर्ण सीरम का लगभग 1% भाग होता है। ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए ई वाला क्या है, आईजीई यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये अवस्था पराग ज्वर जैसे लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती है। ये बसोफिल्म की मास्ट कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है, जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नत्रजन यानी नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। तो देखिए स्थिर यानी उसका समान रखते हैं। तो देखिए जैविक खाद मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है जिनमें पौधों के लिए विभिन्न आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है किंतु ये लंबे समय तक मिट्टी को
उर्वर बनाए रखते हैं। ये मिट्टी की भौतिक संरचना को सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे मिट्टी की उर्वर शक्ति का ह्रास नहीं होता, यानी उसकी उर्वर शक्ति खराब नहीं होती, वो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि गोबर, फलों एवं सब्जियों के छिलके, घास भूसा, जीवों के मल मूत्र और एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। इनको क्या करते हैं, एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं जहां नमी, हवा की उचित मात्रा उपस्थित हो। सूक्ष्म जीव, कवक एवं जीवाणु की उपस्थिति में जैव रासायनिक अपक्रिया द्वारा कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये खाद हो जाता है। यह खाद फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, चूंकि यह जीवों के अवशेष से बनाया जाता है, अतः इसे जैविक खाद कहा जाता है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि ये मिट्टी की नमी क्या करते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। ये होता है जैविक खाद, जो पशुओं के मल मूत्र और फिर छिलके, सब्जियों के, फलों के छिलके से बनता है, तथा मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जैविक खाद से मिट्टी लाभप्रद सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, मिट्टी में छिद्र बढ़ जाते हैं, जिससे गैस का आदान प्रदान आसानी से होता है। इस तरह से जैविक खाद मिट्टी की संरचना में सुधार कर उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है एवं फसल उत्पादन का दर भी बढ़ जाता है। अब आगे देखिए क्या है, नंबर ए। देखिए क्या कह रहा है कि नाइट्रीकरण जीवाणु यानी एजोबैक्टर। नाइट्रीकरण जीवाणु एजोबैक्टर क्लास्ट्रीडियम आदि स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। बिगड़ा देखिए क्या है, नाइट्रोसोमोनास। तो देखिए यह अमोनिया को नाइट्रोट्राइट में बदलता है, नाइट्राइट में क्या करता है, बदलता है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्लाजिम्ड और फास्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए प्लाजिम्ड, जीवाणु कोशिका में केंद्रक काभ के बाहर द्विसूत्रीय डीएनए अणु होता है। ये जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से विभाजित होने में सक्षम होते हैं। प्लाजिम्ड जीन अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग करने वाले एमई वाहक होते हैं। ये जीन्स प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माण क्रियाओं का नियमन करते हैं एवं इनमें स्वतः गुणन यानी सेल्फ रिप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, यानी स्वतः गुणन इनमें पाया जाता है, जिसके कारण इनका उपयोग क्लोन बनाने में किया जाता है। अब देखिए फास्मिड्स का, देखिए यहाँ पे कास्मिड के समान इनमें भी प्लाजिम्ड वाहक तथा फेज वाहक का लाभ प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बनाया जाता है। यहाँ पर रहेगा फास्मिड्स। तो देखिए इनमें एक खंड फेज डीएनए का होता है। फेज जीनोम में प्लाजिम्ड का निवेश उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार जीवाणु गुणसूत्र में फेज डीएनए का निवेशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। नंबर 1 क्या है, शीत निष्क्रियता। दूसरा है छद्मावरण। तो देखिए क्या है, पहले देखते हैं शीत निष्क्रियता क्या है। यहाँ पे देखिए शीत निष्क्रियता, यह एक्टोथर्मल या शीत निष्क्रिय जंतुओं जैसे कि एम्फीबियन तथा रेप्टाइल्स की शरद नींद है। क्या है, शरद नींद है ये, जिससे वे अपने आप को ठंड से बचाते हैं। इसके लिए वे निवास स्थान जैसे कि खोह, बिल, गहरी मिट्टी आदि में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ शारीरिक क्रियाएं अत्यंत मंद हो जाती हैं, जो शीत निष्क्रियता होते हैं। अर्थात कुछ जीव शीत ऋतु में कुप्रभाव से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान इनकी सक्रियता उपापचयी क्रियाएं एवं अन्य जैविक क्रिया मंद हो जाती है, इनकी जो क्रिया होती है मंद हो जाती है। इसे ही शीत निष्क्रियता कहते हैं। जैसे के लिए ध्रुवीय भालू और जमीनाई गिलहरी, ये सब क्या करते हैं, ठंडी के मौसम में जमीन के अंदर चले जाते हैं, तो गर्मी का मौसम हो तो बाहर आते हैं। अब देखिए दूसरा है छद्मावरण। तो देखिए छद्मावरण एक प्रकार का रंग या पैटर्न है जो किसी जानवर को उसके परिवेश के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। यह अकेशुरुकी जीवों में आम है, जिसमें ऑक्टोपस, स्क्विड की कुछ प्रजातियों के साथ साथ कई अन्य जानवर भी शामिल हैं। छद्मावरण का प्रयोग जंतु खुद को शिकारियों से बचाने के लिए करते हैं।
रंग छुपाने के लिए एक जानवर अपने पर्यावरण में घुल जाता है, उसे शिकारियों से छिपा देता है। कुछ जानवरों में छद्मावरण तय किया जाता है, जैसे कि बर्फीले भालू बर्फीले भालू और ध्रुवीय भालू, जिनका सफेद रंग उन्हें आर्कटिक बर्फ के साथ मिश्रण करने में मदद करता है, यानी बर्फ में छिप जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या, भैंस एक प्रकार का छद्मावरण है। भैंस एक प्रकार का छद्मावरण है जहां एक जानवर अपने वातावरण में किसी और चीज का रूप धारण कर लेता है। कुछ कीड़े उदाहरण के लिए अपनी छाया छाया बदलकर खुद को पत्तियों के रूप में प्रतिच्छन आ जाते हैं, पत्तियों के रूप में खुद को क्या करते हैं, छिप जाते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर, हेडिंग हमारा है जैव विविधता। जैव विविधता जीवों का मिश्रण है, यानी अनेक प्रकार के जीव जिस वातावरण में पाए जाते हैं वही है जैव विविधता। किसी स्थान की जैव विविधता में अनेक प्रकार के प्रजातियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। जितने जीव उतनी भिन्नताएं एवं उतने उनके आनुवंशिक लक्षण। जैव विविधता पारिस्थितिकी का खाद्य जाल निर्मित करता है। देखिए जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता जीवों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जितने अधिक जीव होंगे उतनी ही इनमें भिन्नताएं होंगी, यानी उतने अलग अलग प्रकार के होंगे, उसमें उतने ही आनुवंशिक लक्षण होंगे। उसके बाद देखिए क्या है, वन्य जीव। तो देखिए वन्य जीव क्या है। जब हम वन्य जीव की बात करते हैं तो हम स्तनधारी यानी पक्षी, मत्स्य यानी मछली, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि की बात करते हैं, तो जैव विविधताओं में समाहित हैं। अब देखिए जैव विविधता का महत्व, नंबर 1 देखिए क्या है, भोजन के स्रोत। हरे पादप भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। जो हरे पौधे हैं वो क्या है, भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। ये हमारा हेडिंग है, भोजन के स्रोत। तो जो हरे पौधे हैं, ये हमारा हेडिंग है, देखिए यहाँ से भोजन के स्रोत, तो ये हेडिंग है हमारा। तो हरे पौधे भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। अनेक जीव जैसे कि मछली, झींगा आदि का प्रयोग भोजन के रूप में होता है। जंतुओं से हमें दूध, अंडा व मांस प्राप्त होता है। अब दूसरा देखिए क्या है, आय के स्रोत। तो देखिए वन संसाधन केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के लिए पर्याप्त आय का स्रोत है, जो जैव विविधता है। तीसरा है पर्यावरण संतुलन। तो देखिए वन्य पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रदूषण को कम करते हैं तथा जैव विविधता को बनाए रखते हैं। जो वन होता है क्या करता है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, ये भी एक जैव विविधता के रूप है। तो क्या करता है, ये पर्यावरण को संतुलित करता है और क्या करता है, जो हमारे प्रदूषण होता है उन्हें कम करता है। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा नंबर है, देखिए क्या, विभिन्न प्रकार के तेल एवं औषधियों की आपूर्ति। तो देखिए चंदन, नीम, महुआ आदि तेलों के उत्पादन में वनों का काफी महत्व है। इनमें हमें अनेक लाभकारी औषधियां भी प्राप्त होती हैं। पांचवा है ऑक्सीजन की पूर्ति। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, समस्त जीवों एवं प्राणदायक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। जो वन होता है वन से हमें ऑक्सीजन की पूर्ति भी होती है। उसके बाद देखिए छठवां, छठवां देखिए क्या है, घरेलू उपयोग के वस्तुओं की प्राप्ति। तो देखिए ये हेडिंग है, प्रकृति हमें दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं या पशुओं के लिए ईंधन आदि को प्रदान करती है। उसके बाद देखिए क्या, छठवां, उद्योगों हेतु कच्चा माल। तो देखिए वनों से उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसे कि कागज, रबड़, कत्था, माचिस, तारपीन का तेल आदि प्राप्त होता है। आगे देखिए, अतः जैव विविधता पारितंत्र एवं जीवमंडल के लिए संतुलन को बनाए रखने का सर्वोच्च साधन है। तो यही है जैव विविधता। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।